हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए एक और दूसरी वीडियो जो है एक ब्लॉक 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो अब दूसरी वीडियो है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, इसीलिए मैंने जो है दो ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक को एक में ही कंप्लीट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, इसलिए मैंने दूसरी वीडियो बनाना अनिवार्य समझा। मुझे लग रहा था एक ही वीडियो में सब हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट वाली मतलब है, इसमें भी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करके जानी है एग्ज़ाम के लिए। तो ये ब्लॉक 2 है, इसके अंदर जो है क्या क्या आता है मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी। तो सबसे पहले जो है इसका हिंदी साहित्य जो है विविध विधाएं का इकाई 7 डायरी के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि डायरी बता दीजिए, डायरी क्या होती है। तो डायरी का मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं तो जो डायरी होती है वो एक मतलब जैसे एक हमारी फ्रेंड होती है, दोस्त की तरह होती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मतलब आप उसमें सारी बातें लिख सकते हो। एक मान लो एक बुक ले लिया आपने, उसमें वो फ्रेंड होती है आप हमारी, उसमें कोई तीसरा पर्सन या दूसरा पर्सन नहीं होता। आप उसमें खुद ही जज होते हो, खुद ही मतलब खुद ही लिखते हो, खुद ही उसमें गलतियाँ सुधारते हो या कुछ भी चीज़ें खुद मतलब आप उसके हाथ करता धरता होते हो, ठीक है ना। ये सब आप समझ जाना है। फिर इकाई जो है पत्र साहित्य, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। रिपोर्ट ताज से बनते हैं। इकाई यात्रा और जीवनी से बनते हैं, जो जीवनी क्या होती है। और जीवनी क्या होती है मैं आपको बताऊं कि जीवनी जैसे ना, एक तो होती है आत्मकथा, वहाँ पे जो हम दूसरे की बात मतलब अपनी बात बताते हैं। जीवनी में दूसरे की बात बताते हैं, यानी कि क्या होता है कि जैसे जीवनी आप मान लो एक पर्टिकुलर बंदा है, जैसे मान लो महात्मा गांधी है, उनकी आप जीवनी बता रहे हो, यानी कि वहाँ पे खुद से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है, वहाँ पे उसी के बारे में बताना है, यानी कि जो उसने किया है उसकी लाइफ में वही चीज़ बतानी है, पर्टिकुलर उसके चीज़ें। यानी मान लो आप एक क्रिकेटर की बात करते हो, यानी कि आप विराट कोहली को अगर आपको जीवनी बतानी हो तो आपने उनके बारे में बताना है, उन्होंने किस तरह से, उनके प्लेयर हैं वो कितना अच्छा खेलते हैं या क्या क्या उनकी लाइफ में, ये जीवनी होती है। दूसरे की बात बताता है। संस्मरण भी थोड़ा सा इसके साथ ही मिलता जुलता है। चलिए देखते हैं नीचे जाके। डायरी, तो अब बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे ही क्वेश्चन है, मोहन राकेश की डायरी जो है इन्होंने बताई है। तो जो है यहाँ पे डायरी एक साहित्यिक विद्या इसको कहा गया है। डायरी और अन्य विद्याएं, जो डायरी और उसके और भी अन्य विद्याएं जो हैं, अगर पूछ लिया गया। डायरी और आत्मकथा, डायरी एक फ्रेंड है, आत्मकथा एक आपकी बायोग्राफी है। अगर ये क्वेश्चन आ गया, अब मुझे पता है कि आप कर लोगे, ठीक है। अब डायरी और संस्मरण के अंदर मतलब उन दोनों का बताना है, संस्मरण क्या होता है और डायरी क्या होती है, ये भी आप कर ही लोगे। नीचे जाके हम देखते हैं कि क्या होता है संस्मरण। तो ये इनका सार, मेन चीज़ ना सार देख लीजिए, मतलब सार हर एक का देखना है आपने। डायरी और यात्रा वृत्तांत, तो ये देना है। डायरी की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, अगर पूछ लिया गया कि विशेषता क्या होती है डायरी की, तो ये बता देनी है आपने, बस बात ख़त्म। तो डायरी गद्य साहित्य की एक विशेष विद्या है, ठीक है ना। गद्य, एक तो होता है पद, एक होता है गद्य। पद क्या होता है, जहाँ पे जो है काव्य ग्रंथ, जहाँ पे छंद, यहाँ पे छंदों का इस्तेमाल होता है, मतलब दोहे या फिर मतलब अलंकार, वो श्रृंगार शब्द जो है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज कह सकते हो आप उसको। तो वो सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती है। और जो मतलब गद्य है, गद्य में सिंपल शब्द, यानी कि आपकी अपनी बोली जो है ना, जैसे मान लो हिंदी है तो हिंदी इस्तेमाल होगी, सिंपल शब्दों की बात की जाती है। यहाँ पे गद्य में हिंदी, उर्दू, फ़ारसी हैं, ये सब सारे मिक्स शब्द, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की भाषा ऐसी है कि हम हिंदी प्रॉपर हिंदी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, हम मिक्स हिंदी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आधुनिक काल में गद्य की अनेक विद्याएं जन्म और विकास ले चुकी हैं। ये गद्य की डायरी एक गद्य विद्या है, ठीक है ना। तो कथात्मक गद्य विद्याएं और कथेतर गद्य विद्याएं, ठीक है ना। कहानी, उपन्यास, नाटक आदि ये सब गद्य विद्याएं हैं। नाटक, कहानी, निबंध, तो ये सारी जो हैं क्या है, गद्य विद्याएं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं।
सिंपल बोलचाल की भाषा जो होती है। डायरी और अन्य विधाएं। डायरी और आत्मकथा, यानी कि आत्मकथा आपको मैं बता दिया, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी दोबारा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। आत्मकथा यानी कि आपके बारे में, और डायरी यानी कि फ्रेंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें, बताएं। आपको समझ में तो आ ही चुका है। डायरी और संस्मरण, तो संस्मरण का बात मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी। एक तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ बताना चाहता हो, वह संस्मरण होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जीवनी होती है दूसरे व्यक्ति की। तीसरी और जो तीसरा संस्मरण है वो तीसरे की बात करता है, यानी कि तीसरे व्यक्ति को कुछ बताना चाहता है, मतलब दूसरे व्यक्ति के बारे में तीसरे व्यक्ति को बताना चाहता है। यानी कि एक जीवनी है, एक विराट कोहली की बात कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, वो तो आप बता रहे हो, लेकिन उसके बारे में किसी तीसरे को बता रहे हो, तो वो उसको संस्मरण कहते हैं। यही एक विद्या है इसकी। और डायरी में लेखक और पाठक एक ही व्यक्ति होता है, यानी कि डायरी में के लेखक और पाठक एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन जो वही मैंने बताया, कर्ता धर्ता एक ही है। जबकि संस्मरण में कोई पाठक होता है, संस्मरण का कोई पाठक होता है। लेखन अपने से इतर किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कहना चाहता है, तो इस स्तर में संस्मरण आत्मकथा के करीब होता है। तो संस्मरण का उद्देश्य होता है पराये व सामाजिक सृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ नई बातें कहना चाहता है। यानी कि वही मैंने बताया, एक पर्टिकुलर बंदा है, एक मान लो महान बंदा, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आमतौर पर अति सामान्य व्यक्ति का संस्मरण नहीं लिखा जाता, यानी कि मेन तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन ऐसा अनिवार्य भी नहीं है कि हाँ वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, उसकी एक क्वालिटी अगर ऐसी हो जिसे तीसरा व्यक्ति पाठक भी जानना चाहे, तीसरा भी ऐसी क्वालिटी होगी तभी तो जानेंगे, किसी के बारे में बताओगे तभी तो जानेंगे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, प्रेमचंद अल्बर्ट हैं, आइंस्टाइन, जैसे बड़े बड़े हमारे जो, अब मेन चीज़ हमारे भारत के नरेंद्र मोदी, अगर उनके बारे में कोई बताना चाहेगा तो जानना भी तो चाहेगा। वो डिपेंड करता है कि तुम किस बंदे की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो बिरजू महाराज जैसे लोगों का अनेक संस्मरण मिल सकता है, यानी कि बड़े बड़े लोग जो हैं उनका संस्मरण मिल सकता है आपको। यही संस्मरण होता है, समझ गया। डायरी आपको पता ही है। डायरी। अब यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा वृत्तांत में लेखक किसी स्थान विशेष का वर्णन सुनाता है, यानी कि जो यात्रा वृत्तांत में होता क्या है कि जो एक बंदा जैसे लेखक है, वो ना किसी स्थान की, यानी कि उसने क्या यात्रा की है, यानी कि इवेंट क्या किए है उसने, और वो उसके बारे में बता रहा है कि भाई वहाँ पे अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो उस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो जाहिर है कि ऐसा वर्णन उस स्थानों का होता है जहाँ लेखक स्वयं गया हो। तो लेकिन ये कि खुद गया होगा तभी तो बताएगा उस जगह के बारे में, या फिर जिन्हें लेखक पसंद करता है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर यात्रा वृत्तांत लिखना संभव नहीं है, यानी कि लोगों की बातों में सुन लिया आपने तो वो नहीं लिख सकते आप। खुद अगर तुमने एक्सपीरियंस किया हो तो वो ही लिख सकते हो। यही इसमें होता है यात्रा वृत्तांत। यानी कि अगर तुम किस ट्रैवल करने गए हो, या मान लो आप किसी जगह पे गए हो, आप फेवरेट जगह पे गए हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो तभी आप लिख सकते हो। बस यही एक यात्रा वृत्तांत होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है। अब देखो मोहन राकेश की डायरी का पाठन, इन्होंने क्या बताया है। तो हवा में बसंती स्पर्श है, समय अच्छा अच्छा लगता है, ऐसे में अनायास मन होता है कि हल्के हल्के स्वर में किसी से बात करें। अपने चारों ओर घर की मिठास, घर की उष्णता हो, किसी के हाथ चाय की प्याली ला कर दें और प्याली के साथ वह हाथ भी थाम ले। हल्का सा खिंचाव हो और होठ मदिर मदिर मुस्कुराहट से फैल जाए। परंतु ये सब कैसे हो जिसमें इस सब की आशा की थी। उसने तो उस दिन रेखा खींच दी जिससे वस्तुत आशा की पूर्ति संभव है। उसके अपने बंधन हैं, अपने दायित्व हैं, एक भरा पूरा घर है। यहाँ उसे अपना एक निश्चित रोल अदा करना होता है, और वह एकांत से एक वीरानगी से समझौता करने के प्रयत्न में हूँ, जिससे किसी रूप में तो जीवन की दूरी बैठ जाए तो लिखने पढ़ने में अपने को पूरी तरह खो लिया जा सकता है। तो क्योंकि ना एस्पेक्ट को मान से निकालने का प्रयत्न किया जाए,
परंतु प्रयत्न मात्र से तो परिणाम नहीं निकल आता। वस्तु जो ट्रेजेडी हुई है उसे मेरा दुर्मूलन ही तो कारण है। तो यही है कि ट्रेजेडी बताता है, गुड इवेंट, बैड इवेंट जो भी है वहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यह इरादा था सोने से पहले उपन्यास के लिए अध्याय का खाफा बनाएंगे, अब खाफ बनाएगा, ये इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। इस तरह से लिख सकते हैं आप डायरी। तो बाद दोपहर घर की, ये तो एक तो सबसे पहले टाइम बताया है, जगह बताई है, एक और पत्र वीणा, पत्र बताया, ये पत्र है। जैसे बाद दोपहर घर से निकलते हुए लेटर बॉक्स देखा, तुम्हारा पत्र निकला, सड़क पर चलते हुए पढ़ा, एक प्रात जहाँ आ जाओ, सप्ताह भर रहना, घूमना, बात करना, चित्त सुशीथर हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। जल्दबाजी की आदत तो है ही। आज निश्चय कर लिया कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह चला जाऊंगा, कुछ काम साथ ले जाऊंगा, घूमूंगा, पढ़ूंगा और लिखूंगा। सारा शहर घूम लिया, कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिला जिससे भी भरकर बात की जाए, तो कभी भी नहीं मिलता। रोज इसी तरह घूम कर लौट आता। हम हर मिलने वाले से उसका चेहरा लगातार भेंट करता। फिर शाम डायरी को हो जाती, शाम गहरी हो जाती और घर लौट आता तो घूमते हुए प्लाजा में जा बैठा। तुम्हारा पत्र फिर निकला, फिर पढ़ा, माँ आ सके तो। पत्र बंद करके रख दिया। कार्यक्रम जितनी आसानी से बनाया था उतनी ही आसानी से ढह गया। तुम्हें पहले भी बता चुका था शायद कि माँ बस का सफ़र नहीं कर सकती। मैं मील भर बस में जाती है तो पीली पड़ जाती है। एक बार शिमला से कालका तक भेज दिया था, वरुण साथ में था। उसकी रिपोर्ट थी कि ना जाने किस तरह वह तक जीवित पहुंच गई। इस बार डलहौजी से जाना चाहता था। सोचा था कि कोई ढोली मिल जाए तो ले जाऊं, पर उसके लिए माँ नहीं मानी। बताओ उन्हें कैसे लाऊं? इसका अर्थ है कि आप भी ना आऊं, मतलब आप भी ना आऊं, तो यही शायद ठीक भी है। मन को इतना भटकने नहीं देना चाहिए। एक बार हो आया तो फिर हो आऊँगा तो क्या प्रमाण है कि मनुष्य सुस्थिर हो जाएगा। ये एक दिन की भूख तो नहीं है। तो इन दोनों कागज़ों से प्यार बढ़ाने के प्रयत्न में हूँ। अभी कुछ बेघर का काम कर रहा हूँ। ये सब पूरी जो स्टोरी बताई गई है, अगर मैं पढ़ने लगी तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी मुझे लग रहा है, ठीक है। ये सब इन्होंने बताया है अपने बारे में, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज़। मन को स्थिर करने की कोई प्रक्रिया पढ़नी। तो ये जो है इन्होंने फिर डायरी लिखी थी, ठीक है ना। डायरी का सार, तो मोहन राकेश की डायरी के इन अंशों को ध्यान से पढ़ा होगा। आइए सबसे पहले एक डायरी के साथ। ये डायरी मोहन राकेश के जलंधर में रहते हुए 26 जनवरी 1958 और 27 जनवरी 1958 के दिन लिखी है। कब लिखी है? दिन ये है। अपनी प्रसन्नचित्त मन स्थिति का जिक्र करते हुए लेखक हवा के रूमानी प्रभाव का उल्लेख करता है। किसी से बात करने की मन में कामना जागती है और अवश्य स्नेहिल और घरेलू संबंध की कामना करता है। वह चाहता है कि किसी के साथ चाय की प्याली ला कर दें। इसी सुखद कल्पना के बाद उस पुनः निराशा घेर होती है, तो लगता है कि ये संभव नहीं है। जिससे उम्मीद की थी उसने मना कर दिया। तो जो हो सकता था उसका अपना पारिवारिक दायित्व है। तो ये सब सारी बातें जो हैं बता रखी हैं। डायरी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसकी, एक बार आप ये देख लीजिएगा। 2 दिन की इस डायरी में लेखक ने अपनी अकेलेपन की पीड़ा या भावनात्मक रिक्ता, खालीपन का वर्णन किया है। यदि इसे रचना के रूप में देखें तो हम पाएंगे कि इसमें तथ्यों का नितांत अभाव है। डायरी का उद्देश्य हम जान सकते हैं, परंतु उसमें हमें कोई खास जानकारी मिलती हो सो बात नहीं है। तथ्य नहीं है, तथ्यों के संकेत। जिसे लेखक जानता है उसे पता है उन तथ्यों के प्रति मानसिक प्रक्रिया लेखक से की है। यदि उन्हें वह लिखता तो स्वयं ही भूल जाता। इसलिए एक संकेत सूचक वाक्य लिखकर आगे बढ़ गया। उदाहरण, जिससे एक सबकी आशा की थी उसने तो उस दिन रेखा खींच दी, मतलब मना कर दिया। इस वाक्य का संपूर्ण अर्थ लेखक जानता है, हम नहीं जानते। लेखक ने हमें इस काव्य का अर्थ नहीं समझाया, क्योंकि लेखक ने हमारे लिए अर्थात पाठक के लिए इस डायरी को लिखा ही नहीं।
उसने तो अपने लिए लिखा था और इस संकेत को वह कभी भी समझ सकता था। मतलब डायरी ऐसी ऐसी चीज़ें दूसरा नहीं पढ़ सकता, पर्सनल चीज़ है वो हमारी। तो यही एक मतलब इसकी विशेषता जो खुद के लिए बनाई है, खुद की फ्रेंड है वो, मतलब खुद के लिए बना रखी है, ये नहीं कि दूसरा पढ़ सकता है। तो मतलब ये पर्सनल प्राइवेट चीज़ है आपकी। तो स्वयं लेखक पढ़ सकता है, स्वयं ही हत्या करता होता है, इसकी विशेषता जो है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। भाषा इसकी बहुत ही सिंपल दी है इन्होंने, ये आपने बता देना है, बस बात खत्म। पत्र साहित्य, तो ये दे रखा है पत्र विद्या की विशेषताएं। ये पूछ सकता है पत्र विद्या की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले लिखित संप्रेषण यानी कि लिखा हुआ, निजता, आत्मा व्यक्ति, तत्कालीनता और सहजता यानी कि आसान। लिखित यानी कि लिखा हुआ, निजता यानी कि अपना मतलब निजी कह सकते हो। आत्मविभक्ति यानी कि आत्मविभक्ति, तत्कालीनिकता यानी कि उस टाइम की मतलब तत्कालीन में लिखा गया हो। तो ये एक मतलब पत्र विद्या है। अपने मतलब किसी को बात करनी है, जैसे मान लो अब आपको पता है एप्लीकेशन जिसको कहते हैं, पत्र लेटर लिख रहे हो, तो आप अपना अपना चीज़ है, किसी को कांग्रेस कर रहे हो या फिर किसी के, वो डिपेंड करता है कि किस बेस पे तुम लिख रहे हो, वही चीज़ है इसमें। समझ गए होंगे आपको इतना सा, तो यही चीज़ होती है। तो यही इसकी विशेषता। ये पॉइंट्स आपने यहीं से याद कर लेना, बात ही ख़त्म। आपको क्वेश्चन पूछेगा आप बता दोगे। पत्र और अन्य गद्य विद्याएं, पत्र और आत्मकथा यानी कि खुद की होती है, और पत्र तुम लिख रहे हो किसी को। पत्र और संस्मरण, ये भी पत्र लिख रहे हो लेकिन तुम संस्मरण, आपको समझ में आ गया कि तीसरे की बात बता रहे हो तुम। तो वो ऐसा पर्टिकुलर बंदा होना भी चाहिए जिसके वो उस लायक होना चाहिए कि तुम किसकी बात बता रहे हो। पत्र और डायरी, डायरी एक फ्रेंड होती है अपनी। तो और जो मतलब पत्र जो है लेटर, समझ गए होंगे लेटर क्या होता है, बस बात ही खत्म। तो अब मुक्तिबोध के पत्रों का पाठ है। मुक्तिबोध के पत्रों का सार, मुक्तिबोध जो इसमें आपके ये बताना है कि जो मुक्तिबोध है उन्होंने क्या बताया, बस इतना ही। मुक्तिबोध के पत्रों का विश्लेषण, सीधा हम चले आते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, पूरा बता नहीं पाते। निजता यानी कि पत्र में दो व्यक्ति परस्पर संवाद की स्थिति में होते हैं। ये व्यक्ति आपस में समझा अनुभव के साक्षी होते हैं। उन्हें जीवन के कुछ बिंदु, कुछ समस्याएं समान होती हैं और वह आधार से परस्पर पत्र व्यवहार करते हैं। यदि उनमें कुछ भी एक मतलब दो की बात होती है, अगर आप किसी को लिख रहे हो तो वो दूसरा मतलब होता है ना उसके अंदर, तो यही चीज़ बता रहा है। आत्मव्यक्ति पत्र में लिखित किसी विशेष विनय का वर्णन नहीं करता, वह आत्म विभक्ति करता है। वह एक ही अधिक तथ्यों पर अपनी मानसिक प्रक्रिया व्यक्त करता जाता है। लिखने के दौरान जो भाव तरंगों उठते हैं, मन में जो विचार आया उन्हें वह उसी रूप में व्यक्त करता है। यानी कि आपके मन में जो मतलब आपकी जो मन में जो ख्याल आ रहे हैं आप वही लिख देते हो, वही होती है आत्मव्यक्ति। तो इस तरह से तत्कालीनता, पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति दूर होता है तो वहाँ तक पत्र पहुँचाने में समय लगता है। जब तक पाने वाले व्यक्ति के पास पत्र पहुँचे तब तक लिखने वाले व्यक्ति का मन बदल सकता है, वह भूल भी सकता है। जवाब देने वाला ये मानकर चलता है कि आपकी बातें तो आपको याद हैं, आपके सामने पत्र है, इसीलिए वह उसी पर अपनी प्रतिक्रिया, हाँ तो मतलब भूल भी सकता है तो वो इसलिए पत्र लिखता है। ठीक है, तत्कालीन में उस टाइम लिख लेता है जब उसको याद आ रहा है, भाई जल्दी जल्दी ले, तो भूलने की बीमारी है, भूल लिया तो फिर क्या बताएगा, तो इसीलिए ये होता है। सहजता, सहजता पत्र का आवश्यक गुण है। सहज संप्रेषण पत्र की सफलता का आधार है, इसीलिए पत्र की भाषा शैली भी सहज होती है, मतलब आसान। बात ही खत्म, इतना ही है। पत्र और अन्य गद्य विद्याएं, अब अन्य के साथ जोड़ दी है आत्मकथा। आपको पता है कि खुद के बारे में बताना है, खुद की होती है। डायरी भी आपको बता चुकी हूँ, पत्र भी समझ में आ गया क्या होता है। तो ज़्यादा मुक्तिबोध के बारे में, मुक्तिबोध ने आपका पत्र नहीं, मुक्तिबोध ने लिखा है सरस्वती प्रेम बनारस कैंट, ये एक पैटर्न होता है और समय का अभाव नित्य से अधिक ही होगा, पर यदि आपकी रहती है आजकल दो बहुत अच्छी खिलती है और मन तैर तैर उठता है और आपकी याद भी इसी सुलहले रास्ते से उतर आया करती है। तो गो
मैं ये सोचता हूँ कि ये सब गलत है। दिन के बंधे हुए कार्य को अधिक बांध कर करने के पक्ष में रहते हुए भी काम चोरी से दिल्ली मोहब्बत टूट नहीं पाती। मैं मानता हूँ कि कर्तव्य ही सब कुछ है, पर उसके ना करने का उत्तरदायित्व मानो मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। तो क्या ज़रूरी है कि कर्तव्य किया ही जाए और उस समय आने वाली आपकी याद को बाहर ही खड़ा मान के दरवाजे को बंद कर दिया जाए? तो कर्तव्य के फलसफे की बात ज़्यादा समझ में नहीं आती। इसी कर्तव्य से तो लोगों को पुंग कर दिया है, उन्हें हृदय के पंख तोड़कर उन्हें अधिक सामान्य बना दिया गया है। सर्दी की पारदर्शनी हल्की हल्की चोटें करने वाले ये धूप और उसका उष्ण स्पर्श मानो मुझे जगा देता है। तो ये इन्होंने बताया है यहाँ पे। ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी डिटेल में क्योंकि फिर क्या बता पाऊंगी। तो ये इसका एक पैटर्न है, ठीक है। मुक्तिबोध के पत्रों का सार। आपने मुक्तिबोध के इन पत्रों को ध्यान से पढ़ा होगा। ये पत्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपने साथी कवि और आलोचक निमिचंद्र जैन को लिखे थे, यानी कि निमिचंद्र जैन को लिखे हैं। ये हमने देखा नहीं ऊपर, लेकिन किसको लिखे हैं? निमिचंद्र जैन को लिखे हैं। और मुक्तिबोध ने ये पत्र क्रमशः 26 अक्टूबर 1945 में 30 अक्टूबर 1945 को बनारस से लिखे थे। पत्र उन्होंने सरस्वती प्रेस के कार्यालयों में बैठे बैठे लिखे थे, ये तो हमने देखा था। तो पत्र में मुक्तिबोध ने कोई भूमिका नहीं बनाई। शुरुआत में नेमचंद्र जैन द्वारा पत्र न भेजने की शिकायत करते हुए मुक्तिबोध ने उनके प्रति अपने अपन तत्व भाव को प्रदर्शित किया। एक चिंतनशील व्यक्ति की तरह मुक्तिबोध ने प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व को सामने रखा, स्पष्ट किया कि कर्तव्य ही सब कुछ नहीं है, यहाँ तक कि उसकी अधिकता से मनुष्य का हृदय समुचित हो जाता है। इसलिए कर्तव्य के बार बार कभी कभी मुक्त हो जाना चाहिए। मतलब ये कि कभी कभी आज़ादी लेनी चाहिए। हमेशा ही काम करते रहो, हमेशा ही जिम्मेदारी निभाते रहो, कभी कभी आज़ादी भी होनी चाहिए, ये कहते हैं। इनका कथ्य है। और भाषा शिल्प है। तो ये सब चीज़ें हैं इनके बारे में। और बस बात इतना ही देखेंगे इसका। रिपोर्ट आज। तो रिपोर्ट आज में जो है क्या होता है कि मतलब सबसे पहले जो है रिपोर्ट आज है कथात्मक प्रस्तुति होती है, ऐतिहासिक होती है, चित्रात्मक होती है, विश्वसनीय होती है और शैली होती है। ये चीज़ें आपने विशेषताएं में याद रखनी, यही पॉइंट्स याद रखने हैं। ये फिर आपने उधर दे देना है, बात ही ख़त्म, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कथात्मक यानी कि कथा स्टोरी होनी चाहिए, तुम्हारे दम होना चाहिए। ऐतिहासिकता यानी कि तुम्हारे उस स्टोरी में कुछ इतिहास होना चाहिए उस चीज़ का, कि भाई हाँ मतलब सबूत कोई ऐसा होना चाहिए। चित्रात्मक यानी कि मतलब उसका कोई चित्र मतलब एक ना पर्टिकुलर चीज़ सही होनी चाहिए। विश्वसनीयता यानी कि उस पर उसका विश्वास, उसका मतलब कि मतलब हाँ तुम सही जो भी लिख रहे हो सही है। और शैली, बस इतना ही है इसका। रिपोर्ट आज लेखन में रेणु की भूमिका बता दीजिए। तो ये आप खुद देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो रिपोर्ट आज के बारे में पूछा जाता है, या मीनिंग पूछ देंगे या फिर विशेषता पूछ देंगे। तो ज़्यादा मैं नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो यहाँ पे आप बता देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में है ये इकाई 10 यात्रा वृतांत तिब्बत लहासा से उत्तर की ओर। तो ये यात्रा के बारे में बता रखा है, यहीं पे समझ में आ रहा है कि तुम यात्रा करने जाते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो यही होती है प्रमुख यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं, यात्रा वृत्तांत और अन्य विद्याएं। तो संस्मरण और रिपोर्टाज के बारे में पूछ दिया जाएगा कि संस्मरण क्या होता है, रिपोर्टाज क्या होता है। रिपोर्ट आपको पता ही है, संस्मरण तीसरे बंदे की बात करता है। यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत यानी कि तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारे लेखक जो है एक्सपीरियंस को बात करता है कि तुमने खुद महसूस किया हो, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं रखता, खुद जो महसूस किया है उसके बारे में लिखता है।
तो यही चीज़ है यहाँ पे बतानी है। और राहुल जी के यात्रा वृत्तांत का पाठ है। तो यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल संस्कृतायन का स्थान, ये आपने खुद देख लेना है कि उन्होंने क्या मतलब उनका क्या मतलब क्या रहा था उसमें, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। और ये एक दूसरे के साथ जोड़ के पूछा जाता है, ठीक है ना। और तिब्बत की बात की है, लहासा से उत्तर की ओर, यानी कि वो घूमने वहाँ पे गए होंगे तो ये चीज़ बताई होगी, ठीक है ना। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें जो हैं उनके मतलब हुई हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके अंदर आती है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपने बतानी है यहाँ पे। तो राहुल जी की यात्रा वृत्तांत लहासा से उत्तर की ओर, तो इनको पूरा बता देना है आपने कि क्या क्या इनके मालूम हुआ कि इधर 10वीं से 13वीं। अब मैं ज़्यादा ये डिटेल में नहीं पढ़ूँगी, ये आप इतना सा काम खुद कर लीजिएगा प्लीज़, क्यों बहुत सारी चीज़ें मैं बता भी चुकी हूँ कि अगर मैं डिटेल में जाऊँगी तो फिर कैसे बता पाऊँगी सब कुछ, आप ही बताएं। अब यहाँ पे बात करते हैं जीवनी। तो यहाँ पे ये किसकी मतलब निराला की साहित्य साधना है, निराला जी ने लिखा है। तो जीवनी और अन्य गद्याएं, जीवनी क्या होती है? अब जीवनी मैंने आपको बताया कि दूसरे बंदे की बात करता है, एक पर्टिकुलर बंदा जो है उसकी बात करता है। और वो मान लो जैसे एक क्रिकेटर है, उसकी बात कर रहा है, उसके बारे में पूरी जीवनी बताता है, मतलब दूसरे बंदे की बात बताता है, ठीक है। वो जीवनी और अन्य गद्य विद्याएं के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे, मतलब ये बोले जीवनी और मतलब जीवनी और मतलब उसके साथ दूसरे के साथ संस्मरण क्या होता है, या फिर आत्मकथा, या फिर रिपोर्ट था, या फिर डायरी, वो उसका पूछा जाएगा। जीवनी की संरचना और विशेषता बता देनी है। और जीवनी लेखक रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है जीवनी पे, निराला की साहित्य साधना का पाठ है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जीवनी की संरचना और विशेषता, ठीक है, ये बता देना आपने। और रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है, बस ये आपने खुद पढ़ लेना है। और निराला की साहित्य साधना, निराला का जीवन परिचय आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है। महादेवी वर्मा का पूछा जा सकता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मतलब यानी कि इनका पूछा जा सकता है, मैथिली शरण गुप्त का पूछा जा सकता है। तो ये परिचय उनका थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, जो जो आपके इस बुक में कवि हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। जीवनी का मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। अब जीवनी की जो विशेषताएं क्या क्या होती हैं, सबसे पहले आदर्श चरित्र, ठीक है। जीवनी उसी व्यक्ति की लिखी जाती है जिसमें चरित्र विशेषताएं हों और लोग उस व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा, मतलब बंदा ऐसा, मैंने वही बताया कि वो उस लायक भी होना चाहिए, वो मतलब उसने क्या अच्छे काम किए हैं, आदर्श होना चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, संवेदना का स्वर होना चाहिए, वर्णन की तचटता होनी चाहिए, भाषा और शैली, बस ये पॉइंट याद करने हैं, बस बात खत्म। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिए, ठीक है। जीवनी लेखक रामविलास शर्मा, तो उन्होंने जो दी है। निराला की साहित्य साधना का पाठ है, तो 1955 तदनुसार 1899 को रामसाई तिवारी के घर पुत्र जन्म हुआ था। तो ये इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेना है आपने, बस मैंने वही बताया कि जो जो कवि आपके इस बुक में दे रखे हैं ना, उनके बारे में परिचय उनका देख लीजिएगा, उनका क्या योगदान रहा है, किस काल के कवि रहे हैं, या ये सब आपको ऐड ऑन कर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। निराला की साहित्य साधना का विश्लेषण, प्रतिपाद है, भाषा शैली, बस। अब है महादेवी वर्मा, इनके बारे में इनका परिचय, इनका सब कुछ देख लेना है, ठीक है। तो इनका जो है संस्मरण एक साहित्यिक विद्या है और अन्य विद्याएं वे पथ के साथ ही संस्मरण का पाठन, संस्मरण का सार। सबसे पहले आप संस्मरण आपको बता दिया मैंने क्या होता है।
अब अंतर्वस्तु इसकी देख लेनी है। उसका सबसे पहले आप एक सार देख लें। उसका सार में क्या बताया है, बस बात खत्म। वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। संस्मरण अन्य विद्या के बारे में अगर पूछ लिया गया तो जीवनी होगी, डायरी होगी, रिपोर्ट आज होगी, बाकी विद्याएं वही तो हैं। तो संस्मरण का सार एक बार देख लीजिए। अंतर्वस्तु क्या है संस्मरण की, वो आपने बता देनी है। और महादेवी वर्मा ने क्या दिया है, सबसे पहले वो आपने देख लेना, पथ के साथ ही संस्मरण का पाठन। ठीक है, एक ऐतिहासिक विद्या है ये। तो हमारे शेषवकालीन अतीत और प्रत्यक्ष वर्तमान के बीच में समय प्रवाह का पाठ जो जो चौड़ा होता है तो हमारी स्मृति में अनजाने ही एक परिवर्तन लक्षित होने लगता है। शैशव की चित्रशाला के जिन चित्रों से हमारा रांगत्व संबंध गहरा होता है, उनकी रेखाएं और रंग इतने स्पष्ट और चटकीले होते चलते हैं कि हम बाद के धुंधली आंखों से भी उन्हें प्रत्यक्ष देख रह सकते हैं। जिनसे ऐसा संबंध नहीं होता वह फीके होते हैं। इस प्रकार स्मृति से दूर जाती है। दूसरों के संस्मरण दिलाने पर भी उनका स्मरण कठिन हो जाता है। मेरे अतीत की चित्रशाला में वाहिन समुद्रा के मेरे शख्स का चित्र पहली कोटि में ही रखा जाता है, क्योंकि इतने वर्षों के उपरांत भी उनके सब रंग रेखाएं अपनी सजीवता में स्पष्ट हैं। एक 7वीं कक्षा की विद्यार्थिनी एक 5वीं कक्षा की विद्यार्थिनी से प्रश्न करती है, क्या तुम कविता लिखती हो? दूसरी ने सिर हिलाकर ऐसी अस्वीकार कि जिसमें हाँ और नहीं तरल होकर एक हो गए थे। प्रश्न करने वाले ने इस स्वीकृति अस्वीकृति की सांधी से खींच कर कहा, तुम्हारी क्लास की लड़कियां तो कहती हैं कि तुम गणित की कॉपी तक में कविता लिखती हो। दिखाओ अपनी कॉपी और उत्तर की प्रतीक्षा में समय नष्ट कर रही हो। तो लिखने की अपराधनी के हाथ पकड़कर खींचते हुए उसके कमरे में डेस्क के पास ले गई। नित्य व्यवहार में आने वाली गणित की कॉपी को छिपाना संभव नहीं था, अतः उसके साथ अंकों के बीच भी अनिश्चितता सिकुड़ कर बैठी हुई थी। तो तुकबंदियों अनाज से पकड़ में गई, मतलब पकड़ लिया उनको। तो इतना दंड पर्याप्त था। तो इससे संतुष्ट न होकर अपराधी की अनिवेक्षा से एक हाथ में वह चित्र विचित्र कापी थामी हुई और दूसरे में अभिव्यक्ति की उंगलियां उसकर पकड़ी, मतलब कसकर पकड़ी, और हर कमरे में जाकर उस अपराध की सार्वजनिक घोषणा करने लगी। तो ये बहुत ज़्यादा उनको बेइज्जती की। तो उस युग में कविता रचना अपराधों की सूची थी। तो उस टाइम पे जो कविता लिखना ही अपराध, मतलब मानते थे कि ये अपराध ही कर दिया, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों लिख रहे हैं, तो ये सब कहा जाता था। तो जो होता है, सुनने वालों के मुख मतलब सब हंसने लगे, मजाक बनाने लगे, मानो उन्हें कोई कटु पीड़ना हो। तो ऐसी स्थिति में गणित जैसे गंभीर महत्वपूर्ण विषय के, मतलब गणित यानी कि मैथ निश्चित प्रश्नों पर तुक जोड़ना असमक्ष अपराध था। इससे बढ़कर कागज का दुरुपयोग और विषय का निरादन और हो ही क्या सकता था। फिर जिस विद्यार्थी की बुद्धि अंकों के बिहाड़ बन में पग पर उलझती है, उससे तो गुरु यही आशा रखता है कि वह हर सांस को अंक जोड़ने घटाने की प्रक्रिया बना रखा। तो ये मैथ की बात की गई है, बहुत ही ज़्यादा। ये आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं पढ़ूँगी तो फिर बता चुकी है आपको सब कुछ। तो ये पूछ लिया जाएगा कि महादेवी वर्मा ने क्या बताया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। संस्मरण का सार महादेवी वर्मा ने जो है दिया है, इसका सार मेन इम्पॉर्टेंट है। तो अंतर्वस्तु इसकी क्या रही है, पथ के साथी। और ये प्रकाशित कब हुई है, 1956 में। और इसका शीर्षक संकलन की प्रकृति स्पष्ट होती है। इससे उन सहयोगियों और सहकर्मियों की चर्चा है जो उनकी रचना यात्रा में उनके साथ साथ चले। तो इसके मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा आदि हिंदी के लव प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी लिखा, उनका संस्मरण उस इकाई में पाठ के रूप में सम्मिलित हुआ है। तो आपको पता है उन्होंने क्या लिखा था, आपको अच्छी तरह से। झांसी की रानी जो है, खूब लड़ी मर्दानी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके बारे में उन्होंने बताया है। तो ये सुभद्रा जी जो हैं, झांसी की रानी के बारे में लिखा है। और भाषा शैली बहुत ही सरल है इनकी, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें जो हैं बताई गई है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।